बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जुम्मे का बरकत दिन, जुम्मतुल मुबारक। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड की कंप्यूटर साइंस। पहले 9th क्लास को मुकम्मल करते हैं और उसके बाद फिर बारी है फर्स्ट ईयर की। मैट्रिक और सेकंड ईयर के बाद में देखते हैं, क्योंकि उसमें सारी प्रोग्रामिंग है, वो बड़े लंबे लेक्चर्स बन जाते हैं, तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि उसका क्या किया जाए। बहरहाल पहले 9th एक दफ़ा मुकम्मल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, इसका टोटल 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। नेशनल बुक फाउंडेशन की ये किताब है और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ फेडरल बोर्ड पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर ये किताब पढ़ाई जा रही है। चैप्टर के अंदर चलते हैं। जैसे मैंने बताया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, बड़ा ही लंबा चैप्टर है। बेसिकली ये आप यूँ समझे, जो पंजाब बोर्ड्स की पुरानी कंप्यूटर की किताब के पहले 3 चैप्टर्स थे, ये वो सिर्फ एक चैप्टर बनता है। इसमें पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, फिर टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर है, सुपरवायर है, उसके बाद कंप्यूटर के जो इस्तेमाल हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में वो पढ़ेंगे सारे। ग्रीन कलर जनाब सेलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या स्कोप है आईटी फील्ड में, यानी किस किस्म की जॉब्स आपको आईटी फील्ड में मिल सकती हैं, बड़ा ही अहम टॉपिक है। उसके बाद कंप्यूटर के जनाब फंक्शंस आ गए, इनपुट आउटपुट सिस्टम यूनिट आ गया, मेमोरी स्टोरेज आ गई, पोर्ट्स क्या होती हैं, स्लॉट्स क्या होती हैं। उसके बाद बेसिक फंक्शंस क्या हैं। कंप्यूटर बुनियादी तौर पर करता क्या है, 4 काम करता है। डाटा लेता है, प्रोसेस करता है, रिजल्ट दिखाता है और अपने पास डाटा को महफूज भी करता है, यानी स्टोरेज करता है। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं। और शेयरवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। बड़ी शानदार टॉपिक, लंबा टॉपिक। इसमें कुछ कंसेप्चुअल सवाल हैं जिसका जवाब एग्जैक्टली बुक पे नहीं है, वो भी मैंने लिख कर कुछ साइट से लिया था। कुछ बड़ी मशहूर पुरानी साइट्स हैं, वहाँ से डाटा मैंने लिया, उनकी मेहरबानी है। फॉर द कटसी ऑफ इल्म की दुनिया, वहाँ से भी थोड़ा सा मैंने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पुराने नोट्स में से देखे थे। बाकी सारे किताब के अंदर से जवाब मैंने बना दिए हैं। चलते हैं, पहले रूटीन के मुताबिक हमेशा एक्सरसाइज पहले करते हैं, फिर अंदर से चलते हैं। हु इन्वेंटेड लॉगरिदम, जॉन नेपियर। आपको पता है कि ये वो साइंटिस्ट था जिसने लॉगरिदम बनाया था। एक एल्गोरिदम है, वो अल-ख्वारिज़मी ने बनाया, ये लॉगरिदम है। ये लॉग टेबल जो आप करते हैं, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 भी है लॉग का, तो ये जो लॉग टेबल है ये जॉन नेपियर के फार्मूलों पर है। किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे, सेकंड जनरेशन। और ये सवाल तकरीबन हर साल आता है कि पहली जनरेशन है वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। जो पांचवी है वो तो सॉफ्टवेयर की बेस पर बनाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर है। किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए, अभी मैं बता चुका हूँ, चौथी जनरेशन में। कौन सा कंप्यूटर जिसके साथ एक वक्त में हजारों यूजर्स काम कर सकते हैं टर्मिनल्स के जरिए, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, वो जनाब उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों के दरमियान डाटा को डिवाइड करे, अनऑथराइज एक्सेस को ना होने दे और सारा कुछ कंट्रोल करे, सिक्योर करे डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे तेज मेमोरी कौन सी। आपको पता है कि कंप्यूटर की जो चिप है उसके अंदर एक मेमोरी होती है जिसको रजिस्टर और कैशे मेमोरी कहते हैं। कैशे सबसे तेज मेमोरी है, उसके बाद रैम होती है, फिर राम है और उसके बाद फिर बाकी सेकेंडरी स्टोरेज आ गई। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्ट डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वोलेटाइल, मिट जाने वाली मेमोरी रैम होती है। अगर नॉन वोलेटाइल है तो फिर वो राम भी थी, यूएसबी फ्लैश भी थी और हार्ड डिस्क, ये सारी नॉन वोलेटाइल थी। जबकि रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी। सर रैम, कैशे और रजिस्टर ये वोलेटाइल मेमोरी है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं ट्रायल वर्जन पे, ये शेयरवेयर होता है। एक होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर के ये कि जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ करें, जितनी दफ़ा मर्जी जनाब आगे दें, जिसको कॉपी करें जो मर्जी। आईसी कब डेवलप हुए, 1960s की दहाई में शुरू में डेवलप हुए थे। होना है जी सवाल, डिस्क्राइब नेपियर बोन एंड स्लाइड रूल। ये तो सीधा सीधा सवाल है, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पे। जनाब चलते हैं, पेज नंबर 9 पे चल देते। लो जी, पहले तो जनाब आ गया जॉन नेपियर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन था। उसने इन्वेंट की एक कैलकुलेटिंग डिवाइस 1914 में, जिसका नाम रखा गया नेपियर बोन। उसके बाद मैंने रेड कलर से काट दिए, ये नहीं शामिल करना, विच के बाद यहाँ से शुरू करना है, जो कि मुश्तमिल थी एक लकड़ी के बॉक्स पर, जिसके ऊपर कुछ रोटेटिंग सिलेंडर्स थे। हर सिलेंडर के ऊपर कुछ डिजिट से 0 से लेकर 9 तक। कॉमन सेंस है, जैसे घड़ी के ऊपर 1 से लेकर 12 तक डिजिट होते हैं, क्योंकि घड़ी में टाइम 12 घंटे है, लेकिन जो हमारा डेसिमल मैथ है वो 0 से लेकर 9 तक होता है, जो रोज़ाना आप इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इनके ऊपर भी जो डिजिट्स है वो 0 से लेकर 9 तक थे। ये डिवाइस क्या करती थी? डिवाइड कर सकती थी, मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट्स भी फाइंड करती थी बाय यूजिंग सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये एमसीक्यू आ सकता है कि लॉगरिथम किसने बनाया, हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, वो बनाया था जॉन नेपियर। आपको पता है फेडरल बोर्ड में सवाल 3 नंबर का होता है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट लंबा देना है। अब जनाब इसी सवाल का दूसरा हिस्सा, स्लाइड रूल। ये जी, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम, इसी लॉगरिथम के आइडिया पे जो जॉन नेपियर ने बनाया था, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑटन ने डिवाइस बनाई जिसका नाम था स्लाइड रूल 1614 में। ये जनाब बड़ी ही मशहूर डिवाइस थी, जो कि कई तरह के मैथमेटिकल काम करती थी, मसलन इवन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकती थी। इसके 3 पार्ट्स थे, स्लाइड रूल और ट्रांसपेरेंट कर्सर। ये ऊपर लिखा हुआ है। ये जनाब ऊपर ट्रांसपेरेंट कर्सर था, ये स्लाइड था, और ये जनाब आपको रूलर था, फुट्टा जिसको आप कहते हैं, और ये अंदर ये कर्सर जो है ये मूव करता था, जिसमें डिफरेंट किस्म के फार्मूले होते थे। एक सवाल मुकम्मल हो गया, शार्ट, बल्कि ये असल में 2 शार्ट हैं। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन को कंपेयर करना है। कोई टेक्निकली कंपैरिजन वाली चीज़ नहीं है, मगर कर लेते हैं। अब एक तरीका तो यह है कि आप सिंपल सिंपल नोट लिख लें, इसका फ़ायदा कौन ही है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं। तो ये जनाब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट जनरेशन के और उसके बाद थर्ड जनरेशन के। तो इसका सिंपल आपने क्या करना है, ऊपर आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इन्होंने वैक्यूम ट्यूब यूज़ की थी, स्पीड बड़ी स्लो थी, मेमोरी बहुत कम थी, साइज बहुत बड़ा था कंप्यूटर का, पूरे रूम में आ जाता था। ये बात हो गई। आगे चलते हैं। ये कंप्यूटर इंतहाई महंगे थे और अनरिलायबल थे, काबिल भरोसा नहीं थे, बिजली बहुत ज़्यादा खाते थे और गर्म हो जाते थे। ये डाटा को एंटर करने के लिए पंच कार्ड यूज़ करते, तब तक अभी कीबोर्ड वार नहीं बना था। और रिजल्ट को देखने के लिए इलेक्ट्रिक टाइपराइटर यूज़ होता था, अभी प्रिंटर नहीं बना था। इन कंप्यूटर में सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज़ होती थी और वो थी मशीन लैंग्वेज, बस। अब नीचे चलें और थर्ड जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाएं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ने आईसी चिप यूज़ की। आईसी चिप से क्या हुआ, कंप्यूटर ज़्यादा तेज़ हो गए और उनकी मेमोरी भी तेज़ हो गई। यहाँ तक। अब ये इसका बिल्कुल उलट जा रहा है, कंप्यूटर कम बिजली खाते थे जबकि वो तेज़ बिजली खाते थे। वो साइज़ में बड़े थे, ये साइज़ में संभाल थे। वो महंगे थे, ये सस्ते थे, चीपर। वो रिलायबल नहीं थे, ये रिलायबल थे। वहाँ इस्तेमाल होता था पंच कार्ड, यहाँ इस्तेमाल हो गया कीबोर्ड। वहाँ इस्तेमाल होता था इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, यहाँ इस्तेमाल हो गया मॉनिटर। चेंज होगी ना। वहाँ सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, यहाँ पर बाकी लैंग्वेज यूज़ होनी शुरू होगी, हाई लेवल लैंग्वेज बन गई। यहाँ एक पॉइंट अपने पास से लिख लें, दिस कंप्यूटर आल्सो यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रान एंड बेसिक, और डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बनने शुरू हो गए, असेंबली लैंग्वेज भी बन चुकी थी। वो तो खैर सेकंड जनरेशन में भी बन गई थी। तो ये था जनाब कंपेयर फर्स्ट जनरेशन का और थर्ड का। तो ये पेज नंबर 13 और इसका पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12। डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इसके जनाब मैं एक नोट्स मैंने उठाए हैं नेट से, वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको समझने के लिए डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट निकालना है। दरमियान में लाइन लगानी है और एक तरफ लिखना है, ये जनाब, एक तरफ लिखना है एनालॉग और एक तरफ लिखना है आपने डिजिटल। पहली लाइन हमेशा मैंने बताया वो ये डिफरेंशिएट होता है, ये डेफिनेशन होती है। एनालॉग कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा इन कॉन्टीन्यूस फॉर्म या फिजिकल क्वांटिटीज़ में, जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स डाटा एक्सेप्ट करते हैं डिजिट्स में, 0 और 1 यानी डिस्क्रीट नंबर में। दूसरा पॉइंट,
ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। ये हर कंप्यूटर एक मखसूस काम के लिए होता है। जैसे इलेक्ट्रिक मीटर है, वोट मीटर, जो आपके घरों में बिजली का मीटर है, वो सिर्फ बिजली की दिखाता है। अगर उसको आप गाड़ी में लगा लेंगे तो वो गाड़ी की स्पीड नहीं दिखाएगा। जो गाड़ी का स्पीडर मीटर है वो गाड़ी की स्पीड दिखाएगा, वो आपकी जो गैस का मीटर उसकी जगह इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये सारे जो हैं, आपको मैं बताता जा रहा हूँ, ये सारे एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। गैस मीटर, बिजली का मीटर, एक वोल्ट मीटर होता है। वो कभी कभी आप घड़ी वाला ठीक कराने जाते हैं तो एक डिवाइस लगाता है साथ सर्किट चेक करने के लिए। फिर सबसे बड़ी आपको जो सुइयों वाली घड़ी है, ये एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर है, टेम्परेचर वाला बताता है, वो एनालॉग कंप्यूटर है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत से कामों के लिए होते हैं। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप आजकल कंप्यूटर से कितने ज़्यादा काम ले रहे हैं। इन कंप्यूटर की कोई ऑपरेशनल स्टेट नहीं होती, जबकि डिजिटल कंप्यूटरों की दो ही स्टेट होती है। या वो ऑन होते हैं यानी वन, या ऑफ होते हैं यानी जीरो। लो जी, उल्टा लिखा हुआ है, मिस्टेक है। ऑन जो है वो वन होता है और जो ऑफ है वो ज़ीरो होता है। इसको काइंडली ठीक कर लें। जो ऑन है वो वन होता है और जो ऑफ है वो ज़ीरो होता है। ज़ीरो का मतलब ये है कि वो बट। अगला पॉइंट क्या है, ये कंप्यूटर एनालॉग एक्यूरेट नहीं होते। आए दिन शिकायत मिलती रहती है कि गैस मीटर ख़राब है जी, और बिल ज़्यादा आ गया, और बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, तो ये चक्कर है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में मेमोरी कोई नहीं होती, होती भी है तो बहुत थोड़ी होती है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर में आपको पता है कि आज तो टेराबाइट्स में मेमोरी आ गई है। 5 पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स हो गए, तो जनाब फुल 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। साथ बोर्ड वाला सलूट भी करेगा और ये भी पूछेगा कि भाई इतना ज़बरदस्त जवाब किस उस्ताद ने आपको बताया, तो उस्ताद मोहतरम को बता देना है। एक पॉइंट रह गया था कि इनकी हाँ, एक फ़ायदा है, एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेसिंग में बड़े फास्ट होते हैं, फ़ौरन जवाब आ जाता है। जो ही बिजली ऑन होती है साथ मीटर चलना शुरू हो जाता है। जो ही गाड़ी के एक्सेलेरेटर आप दबाते हैं, आपका स्पीडोमीटर फ़ौरन स्पीड दिखानी शुरू कर देता है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में डाटा देने में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है स्टार्ट में थोड़ी सी स्लो है, बाद में तो फिर आपको पता है डिजिटल कंप्यूटर रॉकेट हैं। ये जनाब 6 पॉइंट थे। मैं इसका साइज़ छोटा कर रहा हूँ ताकि आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट। और मैं जनाब इसको थोड़ा सा ये लें, इसको मैं दरमियान में ये रंग शंग मिटा रहा हूँ छोटा सा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अभी ज़बानी याद कर लें। आगे चलते हैं। हमारी वापस एक्सरसाइज है जी सर। जनाब डिफरेंट बिटवीन व्हाट विल हैपन, अहमद इज़ अ क्लास। अहमद, ये सारे फिल्म है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बताना है कि एलसीडी मॉनिटर क्यों बेहतर है डिजिटल के बाद। रोला मुक गया। तो इसका जवाब पेज नंबर 25 पे भी है, किताब के ऊपर भी है। पहले तो मैं आपको वो जवाब दिखाता हूँ जो पेज नंबर 25 पे है। ये नहीं, एलसीडी मॉनिटर जो है वो साइज में छोटा होता है, स्लिम। 1 पॉइंट हो गया। एलसीडी मॉनिटर जो है वो लेस पावर, कम बिजली लेता है। इसका जो डिस्प्ले है वो सीआरटी के मुकाबले में ज़्यादा क्वालिटी है। 3 पॉइंट्स हो गए। अब एक और आप बता दें, एलसीडी मॉनिटर इज़ स्मॉल इन साइज, वो तो स्लिम लिखा हुआ है। इसका जो वज़न है वो कम होता है, इट हैज़ लेस वेट। 4 पॉइंट हो गए। सीआरटी का वज़न ज़्यादा था। अब देख लें एलसीडी कितना आसान उठाना, और ये जो बड़े पुराने दूते थे कितने भारे थे। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, एलसीडी आल्सो एमिट्स लेस हार्मफुल रेडिएशन। ये जनाब कम रेडिएशन खारिज करते हैं पुराने इसके सीआरटी के मुकाबले में। तो 5 पॉइंट यहाँ से आ गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एलसीडी मॉनिटर जो है वो साइज़ में स्लिम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीआरटी। ये कम बिजली खर्च करते हैं। उसके बाद ये डिस्प्ले बेहतर है। एक और पॉइंट छठा बन जाता है क्योंकि 3 नंबर का सवाल है। इट, ये जो है ना, ये जो हीट है वो बहुत कम जो है ना वो खारिज करते हैं इसके करने के। इट एमिट्स लेस हीट, इट प्रोड्यूस लेस हीट देन सीआरटी। ये पॉइंट बन गए। तो 6 पॉइंट्स पूरे बन गए। रेडिएशन भी कम खारिज करते हैं, साइज़ भी कम है, देखने में स्मार्ट होते हैं, वज़न कम होता है, क्वालिटी भी बेहतर होती है, बिजली भी कम खाते हैं। फुल फुल कुल कुल। लो जी, व्हाट विल हैपन, ये सवाल का जवाब किताब में एग्जैक्टली नहीं है, ये मैंने नोट पे उठाया, आपको मैं दिखा देता हूँ। उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्या होगा अगर कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस, यानी स्टोरेज मतलब है जो उस पर यहाँ पर परमानेंट स्टोरेज की बात की जा रही है, रैम की बात नहीं हो रही।
राम की हो रही है बात, हार्ड डिस्क की हो रही है, मेमोरी कार्ड्स की बात हो रही है, अगर वो रिमूव कर दी जाए तो फिर क्या होगा? लो जी, फिर क्या होगा? ये ना जनाब, स्क्रीन शॉट ले लें। हेलो जी। What will happen if the storage device are removed from a computer? Storage device से जनाब कंप्यूटर का कोर फंक्शन होता है, जितने भी कंप्यूटर के अंदर काम हो रहे होते हैं वो सारा कुछ डाटा उसके अंदर स्टोर हो रहा होता है, मालूमात को। अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस को रिमूव कर दें कंप्यूटर से तो इट विल नॉट पॉसिबल। तो फिर जब कंप्यूटर डाटा स्टोर ही नहीं कर पाएगा तो फिर हम मालूमात को वापस लेंगे कैसे? यानी मालूमात का तबादला करने के लिए मालूम कंप्यूटर का, यही तो कंप्यूटर है जो डाटा को स्टोर भी कर सकता है। तो अगर स्टोरेज ही नहीं होगी तो फिर इंस्ट्रक्शन आप उसको कैसे देंगे, उससे काम कैसे लेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक सवाल और ऐसा है जिसका जवाब किताब पे नहीं है, आपको मैं साथ साथ बताता हूँ, घबराना नहीं है जी। वापस आते हैं। जवाब अगला सवाल है, हाउ स्टूडेंट। हाँ, मशवरे आलम, बहुत ज़्यादा आने वाले सवालों में ये सवाल शामिल है। इंतहाई अहम तरीन सवाल है, एक टिपिकल शॉर्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का। सिस्टम्स, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क पूछा जाता है, ये एक टिपिकल सवाल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? तकलीफ करनी है, पेज नंबर 29 और 30 पे जाना है जनाब। हमारे सामने ओपन है पेज नंबर 26, थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं। पेज नंबर 29, पहले डेफिनेशन आ गई। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच मेक्स द यूज, ये कंप्यूटर को काम करने के काबिल बनाते हैं, इसके बगैर कंप्यूटर बेकार है। यहाँ तक हाईली एक्सपीरियंस कंप्यूटर प्रोग्रामर डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये बनाना आसान ही था, इसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस सिस्टम डिज़ाइनिंग बड़ी मुश्किल काम है। एग्जाम्पल लाजमी देनी है। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और विंडोज़ 10 हो गया, उसके बाद C++ कंपाइलर हो गए, अवास्ट एंटीवायरस वगैरह वगैरह। ये क्योंकि ये यूटिलिटी प्रोग्राम हैं सारे, लैंग्वेज प्रोसेसर आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, विंडोज़ आ गई, एंड्रॉयड आप यूज़ करते हैं, iOS यूज़ करते हैं मोबाइलों पे, मैकिन्टॉश एप्पल, क्या बात है, वो यूज़ करते हैं। तो ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके बगैर कंप्यूटर बेकार है। अगर आपके मोबाइल में जो मर्जी ऐप्स हों मगर उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड ही नहीं है, iOS ही नहीं है, तो बाकी ऐप चलनी नहीं है। अब वो जो बाकी प्रोग्राम आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप है, गेम्स खेल रहे हैं, ये वो बत्तर बला, ये सारे जनाब आपको जो है वो ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐप्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जी इसका दूसरा ऐसा। Application software is developed by computer user to solve their problem such as preparing a letter, जैसे MS वर्ड में काम कर दिया, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, ये जो मैं लेक्चर आपके बनाता हूँ, मैनेजिंग डेटाबेस बना दी है। कॉमनली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनाब आपके प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आ गया, यही MS ऑफिस आ गया। बिजनेस के स्पेसिफिक प्रोग्राम आ गए, आप शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट्स में, वहाँ पर सॉफ्टवेयर बने हैं, वो स्कैन होता है ऑटोमेटिकली, बिल बनता रहता है, टू टू होती रहती है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आ गए, म्यूज़िक आ गया, मूवीज़ के प्रोग्राम आ गए, ये मीडिया प्लेयर आ गए। उसके अलावा एजुकेशन सॉफ्टवेयर आ गए हैं, टाइपिंग ट्यूटर हो गया, टाइपिंग मास्टर आ गए, और बड़े प्रोग्राम अब तो बन चुके हैं। एग्जांपल आप दे दें अपने पास है, MS ऑफिस, व्हाट्सएप, टाइपिंग ट्यूटर, एट्सट्रा एट्सट्रा। बड़े ही शानदार सवाल था जी। अगला सवाल, हाउ स्टूडेंट कैन यूज़ कंप्यूटर। स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किस तरह अपनी परफॉर्मेंस, तालीमी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं? पेज 17। तो वापस आना पड़ेगा, पेज नंबर 70। लो जी, ये देखने में ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, इसमें से जो मोटी मोटी बातें हैं 4-5 मैं ज़बानी बता रहा हूँ, उसको फिर आप खुद ही थोड़ा सा समराइज़ कर दें, क्योंकि आपको पता है कि अब अगर आपने एग्जैक्ट लिख दिया तो फिर आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट लिखना है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने लर्निंग का प्रोसेस आसान कर दिया है। आजकल स्टूडेंट्स के लिए कई ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें वो आसानी से सब्जेक्ट्स को सीख सकते हैं, जैसे फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, बायो हो गया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जिन्होंने प्रोसेस को मज़ेदार, इंटरेक्टिव और दिलचस्प बना दिया है। इसके अंदर टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, आवाज़ें आती हैं, वीडियो होती है। इफेक्टिव लर्निंग के लिए इंटरनेट जब से आया है जनाब, उसने मुकम्मल तौर पर वाइड वेड सब्जेक्ट दुनिया को चेंज कर दिया। स्टूडेंट अब घर बैठे इंटरनेट के ऊपर किसी किस्म के सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। नाउ डेज
कंप्यूटर विद मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स आर बीइंग यूज इन द क्लासरूम में भी आजकल मल्टीमीडिया आ गया है। टीचर जनाब लेक्चर तैयार करके जाता है पावर पॉइंट पे, उसके बाद यूएसबी साथ ले जाता है, यूएसबी जनाब क्लास में जाकर लगाता है, सामने स्क्रीन रोशन हो जाती है, सारा क्यों लेक्चर देता है, उसके बाद जनाब लेक्चर ख़त्म। अब तो स्टूडेंट्स के पास भी यूएसबीज आ गई हैं, तो वो लेक्चर यूएसबी में सारा कॉपी कर लेते हैं। गिव एनी थ्री यूज, ये इसका जवाब किताब में नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, इसके मेरे पास मैंने नोट से उठाया है कि गिव एनी थ्री यूजेस ऑफ कंप्यूटर स्कूल लाइब्रेरी में कंप्यूटर के कोई से 3 इस्तेमाल बता दें। ये जनाब स्कूल लाइब्रेरी आ गई जी। स्कूल लाइब्रेरी में जनाब आप मालूमात का बहुत ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं यूज़र से, वेयर दे आर एंड व्हेन एवर देयर, जब भी आपको ज़रूरत हो। एक्सेस टू द प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, बुनियादी ज़राए मालूम कर सकते हैं। नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी होती है, इंटरनेट से आप डाटा ले सकते हैं, और इंटरनेट मतलब है बिल्डिंग के अंदर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है, आसानी से किसी किताब को ढूंढ कर उसको पढ़ सकते हैं। एडवांस रिसर्च, बड़ी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको कंप्यूटर की मदद मिल जाएगी लाइब्रेरी के अंदर। मल्टीपल एक्सेस है, एक वक्त में कई किताबें आप ओपन कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी है, कहीं रह कर आप वहाँ से डाटा ले सकते हैं, वहाँ पर एग्जैक्टली मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी लाइब्रेरी ऑनलाइन है तो आप घर बैठ कर भी अपनी लाइब्रेरी से किताब उठा कर पढ़ सकते हैं। अब ये ज़ाहिर पता है फिर ये किताब PDF की शक्ल में होगी, इंटीग्रेशन होगी आपस में और विद अदर डिजिटल लाइब्रेरी, आपस में लाइब्रेरीज का भी आजकल आपस में होती हैं। और आपको पता है कि ये जो दुनिया में इंटरनेट फैला है, बेसिकली इंटरनेट तो अमेरिका का डिफेंस का इदारा था, DOD, DARPA और DOD उन्होंने बनाया था। मगर बाद में जो अमेरिका की बड़ी बड़ी मशहूर लाइब्रेरीज थी उन्होंने आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इसका नाम हो गया NSF नेट पड़ गया, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट। इसी को बाद में इंटरनेट कहते हैं। तो असल में ये जो अमेरिका के बड़े बड़े तलीमी इदारे और लाइब्रेरीज थी, उन्होंने सबसे पहले जनाब अपने आप को 1960s की बात है, 70 की शुरू की दहाई में, और उन्होंने इसको आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे पर इंटरनेट फैला, फिर यूरोप की लाइब्रेरीज और इदारे साथ शामिल होकर ये काम फैलता गया था। वापस आते हैं, इसका स्क्रीन शॉट यकीनन आपने ले लिया है। गिव एनी नेम फी हाउसेस, ऐसे कुछ चीज़ों के नाम बताएं जो आपके घरों में इस्तेमाल हो रही हैं जिनके अंदर चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। पेज नंबर 16, ये पेज नंबर 617 था। ए जनाब, डू यू नो? नो, आई डोंट नो, यू शुड टू नो। Today, microprocessors not only used in microcomputers, they are also used in the devices including mobiles, phones, microwave oven, कैमरास, वॉशिंग मशीन्स आजकल आ गई हैं ऑटोमेटिक, इन सब के अंदर आपका माइक्रो प्रोसेसर या CPU इस्तेमाल हो रहा है। आजकल तो जितनी गाड़ियां ऑटोमेटिक हैं सब के अंदर CPU कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। एक एक पुर्जे का आपको मालूमात वो LCD पर दे रहे होते हैं। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ज़्यादा आने वाले सवालों में से एक सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? हम पढ़ चुके हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और भाई पता है पर करता क्या है। हेलो जी, द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। टॉपिक है 1.5.1 सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जनाब प्रोग्राम्स को आपकी मेमोरी में लोड करता है, उनको चलाता है, आपके सारे ऑपरेशंस यानी इनपुट आउटपुट सारे ऑपरेशंस को, स्टोरेज डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, आपकी फाइलों को मैनेज करता है, फोल्डर बनाता है, फाइलें बनाता है, आप डाटा कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, सिक्योर करते हैं डाटा को, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करके देता है। विंडोज़ हो गई, कोई एरर आ गया है, कोई डिवाइस लगाई है साथ, माउस काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, ये उसको डिटेक्ट करेगा कि भाई मसला क्या है, USB काम नहीं कर रही, उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा, नेट नहीं चल रहा, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रही, ब्लूटूथ नहीं चल रही, उसको फिक्स करेगा। ये सारे के सारे काम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लॉन्ग सवाल आ गए, डिस्क्राइब द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फुल कुल, पेज नंबर 11 से लेकर पेज नंबर 14 तक। जनाब शुरू जाएगी आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली जनरेशन आ गई जी, पूरी फुल कुल मैंने लिख दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन आ गई, ट्रांजिस्टर्स बन गए, 3 बंदों ने बनाए थे, विलियम शॉकले, जॉन बर्डीन, वाल्टर ब्रटन ने। उसके बाद उसके क्या फीचर्स हैं वो सारे बताने, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर थर्ड जनरेशन आ गई, IC बन गए। IC क्या होता है, कब बना, सिंगल चिप थी,
कि इसके अंदर जनाब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर मौजूद थे। उसके बाद हमारे वाली जनरेशन आ गई, फोर्थ जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर बन गया, लार्ज वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। ये क्या होते हैं, क्या 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 काम करते हैं, लैंग्वेज बन गई, इंटेल कॉर्पोरेशन छा गई, एप्पल, मैकबुक, डेल, एचपी, आईबीएम। फिर पांचवी जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का तो आपने चैट जीपीटी का नाम सुना हुआ है, अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनाया गया है। क्या यार शानदार प्रोग्राम उन्होंने तबाही कर दी है बनाकर। इसके अलावा आपने वो एप्पल में सीरी यूज़ किया होगा, अलेक्सा आपने यूज़ किया होगा। अब तो वो गूगल वालों ने भी एक अपना प्रोग्राम बनाया बॉर्डर नाम का। इसके अलावा ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग के लिए एक अलहदा इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाया है, वो क्विल बॉट का नाम आपने सुना होगा, पैराफ्रेज बनाता है। ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जी। और अब तो एक वक्त आना है कि आप बस बोलते जाएंगे और कंप्यूटर का सारा काम आपकी आवाज़ सुन के करता जाएगा। अब ये बड़ा करीब आ चुका है वक्त। तो ये जनाब सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम रोबोट्स तक। हर रोबोट नहीं, जो स्पेशल रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी बात हो रही। अब जनाब अगला सवाल है, इसी के आगे शुरू हो रहा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेन। ये है जी, राइट ए नोट ऑन मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो। अच्छा, ये जो सवाल नंबर 2 है, बेसिकली ये एक्स्ट्रा सवाल है। ये जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, ये इसको आप कह तो नहीं सकते, ये लॉन्ग नंबर 2 नहीं है, ये जनाब एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल है। इसको आप एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल की तरफ कर लें, क्योंकि ये सवाल बोर्ड में बड़ी मरतबा आ चुका है। एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इसको एक्स्ट्रा लॉन्ग कर लें। जो हमारी एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 2 है, वो बेसिकली ये, इसको एक्स्ट्रा लॉन्ग के तौर पर कर लें, एनालॉग, उसके बाद जनाब डिजिटल और दोनों का कम्बिनेशन यानी हाइब्रिड। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल था, बट यानी मतलब अब 6 लॉन्ग हो गए, 5 एक्सरसाइज के और एक उस्ताद मोहतरम की तरफ से। अब जी जो असल में सवाल है एक्सरसाइज का, कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बता दें, डिजिटल, मेन फ्रेम, माइक्रो और मिनी। इसमें सुपर नहीं पूछा गया, बड़े जुल्म है यार, सबसे तेज़ और सबसे बेहतरीन सुपर ये पता नहीं क्यों नहीं पूछा गया। मेन फ्रेम का पूछा गया है, वो बता दें। उसके बाद मिनी का पूछा गया है। मेन और मेन फ्रेम सेम चीज़, सिर्फ मिनी छोटे लेवल का है, मेन फ्रेम बड़ी लेवल का होता है, और हमारे वाला माइक्रो हो गया जी। बस यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। हार्डवेयर इंजीनियर क्या होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, वेब डिज़ाइनर क्या होता है, और मल्टीमीडिया डिज़ाइनर क्या होता है। ये वही आपकी आईटी की सारे फील्ड्स हैं कि कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं आईटी के अंदर। ये जी लॉन्ग नंबर 4 मैंने मेंशन कर दिया। पहले हार्डवेयर इंजीनियर क्या होता है, ये जो कंप्यूटर इंजीनियर जिनको आप कहते हैं, ये हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गए जो नेटवर्किंग को चलाते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे नादरा में काम कर रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस। वेब डिज़ाइनर, आपकी वेब बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम है इस वक्त फ्रीलांसिंग में। और मल्टीमीडिया डिज़ाइनर है, ठीक हो गए, जो कि मुख्तलिफ ये एनिमेशन बनाते हैं, 3D मूवीज़ हो गए, कार्टून्स बन गए हैं, गेमें बन गई हैं, ये सारे मल्टीमीडिया डेवलपर होते हैं। यहाँ तक खबरें शबरें आप सुनते रहते हैं टीवी चैनल पे, मिक्सिंग सारी हो गई, ये सारा फिल्म, टीवी इंडस्ट्री, कंप्यूटर, सारा कुछ जो है, ये एडवर्टाइजिंग, ये मल्टीमीडिया है। तो यहाँ तक जनाब ये सवाल आपका ख़त्म हो गया। छोटा सा सवाल था मगर इंतहाई अहम। अगला सवाल है आखिरी, छठा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड का। और आखिरी सवाल है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की चारों किस्में बतानी है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, एंटरटेनमेंट क्या होता है, और एजुकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जनाब पेज नंबर 30 पे चलते हैं तो चीन को चलिए, इब्न शाह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर जी सिर्फ यहाँ से बताना है। लॉन्ग नंबर 5, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसमें गेम्स भी आ गई, और एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जी। एक नई चीज़ आजकल आई है जिसको एजुटेनमेंट कहते हैं। एजुटेनमेंट बेसिकली एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिलाकर चीज़ बनाई गई, जिसको एजुटेन, यानी आपको बातों बातों में कई आपने कार्टून ऐसे देखे हैं जो बेसिकली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे वो सिस्मी स्ट्रीट। इसके अलावा वो बड़ा एक मशहूर चैनल है, उसी में ये प्रोग्राम लगता था, सिस्मी स्ट्रीट, अब मुझे दिमाग में नहीं रहा।
तो ये जो चैनल है ये बेसिकली एजुकेशन भी दे रहे हैं बच्चों को और एंटरटेनमेंट भी साथ आपको मिल रही है। आपको समझ नहीं आ रही कि आपके साथ कर क्या रहे हैं, वो जला बना रहे हैं, बातों बातों में आपको जला बनाकर पढ़ा रहे हैं आपको। बड़ी अजीब बात है। लो जी, फिर जनाब चैप्टर पहला ख़त्म हो गया और इसके बाद बारी है चैप्टर नंबर 2 की। उसको साथ ही मैं अभी जनाब बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। दो दो चैप्टर करके मैं पोस्ट करता रहूँगा हर रोज़ इंशाल्लाह, कोशिश है मेरी। तो फिर अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।